Good morning, students. My name is Supna, Assistant Professor, Bhilai Maitri College. Today, I am going to discuss about the art of Indus Valley Civilization, that is of B.Ed second semester, subject Art Education. हाँ तो बच्चों, आज हम आपको जिस टॉपिक के बारे में बता रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश करूँगी, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं देखेंगे, जिसके अंतर्गत नगर योजना, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, ज्ञान विज्ञान और नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की कला, जो कि आप लोगों के सिलेबस का मेन टॉपिक है। उसमें मिट्टी का घड़ा बनाना, चित्रांकन, मूर्ति शिल्प, वास्तु एवं नगर विन्यास कला रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने स्लाइड में बहुत डिटेल से नहीं लिखा हुआ है और मैं इसलिए कोशिश करूंगी कि आप लोगों को डिटेल में बताऊं। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। पहला है सिंधु सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता और तीसरा है हड़प्पा की सभ्यता। सबसे पहले 1921 में मीन्स 1921 में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा स्थल पर इस सभ्यता का पता चला और अगले ही वर्ष प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तब यह सोचा गया है कि यह सभ्यता सिंधु घाटी तक ही सीमित है, परंतु बाद के अनुसंधान से यह प्रमाणित हो गया कि वह सभ्यता सिंधु घाटी की सीमाओं के पार दूर दूर तक फैली थी, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पूर्वी पंजाब और गुजरात जैसे इलाकों तक फैली थी। अर्थात हड़प्पा स्थल के नाम पर जहाँ शुरू में इस सभ्यता को पहचाना गया था, स्वयं इस सभ्यता का नामकरण कर दिया। मैंने जैसे पहले बताया था कि 1921 में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा स्थल पर इस सभ्यता का पता चला था, तो उस वक्त हड़प्पा स्थल इसको नाम मिल गया था। तो जो पहला नाम मिला था उसका वही नाम उसको बाद में भी मिल गया। भारत ऐसा माना जाता है कि लगभग 5000 साल से भी पहले कुछ बंजारे सुमेरिया, जो कि आज ईरान के नाम से जाना जाता है, उत्तर पश्चिमी भारत, जो कि आज कराची के नाम से जाना जाता है, में आ पहुँचे। ये बंजारे को यहाँ का ज़मीन अत्यंत उपजाऊ लगा, इसलिए वे बिना कोई संकोच के यहाँ बस गए। एक्चुअल में क्या है, वहाँ का जो स्थल था, आसपास पूरा माउंटेन था, माउंटेन मतलब पहाड़ी एरिया था, और जब भी बरसात होती थी उस माउंटेन का उपजाऊ मिट्टी नीचे स्थल में आकर बिछ जाता था, इसलिए हर वक्त वो ज़मीन में उपजाऊपन बना रहता था। इस वजह से ये जो बंजारे उस जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। अब मैं आप लोगों को सिंधु घाटी की विशेषता बताऊंगी, जिसमें नगर योजना है, सामाजिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, धार्मिक जीवन है और ज्ञान विज्ञान है। नगर नियोजन। खुदाई से यह साबित हुआ कि यहाँ का नगर योजना, सड़क व्यवस्था, नगर स्वच्छता, जल निकास प्रणाली अतुल्य था। शहर जो है ईंटों, गीली मिट्टी एवं लकड़ी के ईंटों से बना है और यह ईंटा इतना मजबूत हुआ करता था कि इमारतों में सुनिश्चित स्थायित्व पाया जाता था। करीब 30,000 की जनसंख्या होने के बाद भी यहाँ की शहर स्वच्छता प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था और हर घर में कुआं हुआ करता था। इन घरों में गंदा पानी मुख्य सड़क के किनारे ढका हुआ नाली से होकर निकलता था। पूरी सड़क सूखा रहने के कारण सारी शहर साफ सुथरा रहता था। यह
अति आधुनिक सफाई व्यवस्था होने का प्रमाण था। सोच लीजिए, आज भी हम देखते हैं कि 2-3 दिन लगातार बरसात होने पर हमारा जो सड़क है पूरा पानी से भर जाता है, घर से निकलने नहीं होता है। तो सोच लीजिए उस टाइम का जो व्यवस्था थी इतना सिस्टमेटिक हुआ करता था, है ना। अब मैं आ रही हूँ सामाजिक जीवन में। ये लोग पशुपालन, कृषि, दस्तकारी, व्यापार और वाणिज्य में माहिर थे। गेहूँ, जौ, राई, तिल और मटर इनकी मुख्य फसलें थीं। कपास एवं रुई इत्यादि के बारे में भी इन लोगों को जानकारी थी। यहाँ स्थानीय व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी चलता था। ये लोग स्पिंडल मीन्स धुरी जिसमें हम लोग कपड़ा बुनते हैं, रस्सी बनाते हैं, इनका भी यूज़ करते थे। इससे पता चलता है कि वे कपड़ा, कॉटन, ऊल को स्पिन करते थे। मतलब कॉटन कपड़ा भी यूज़ करते थे। ऊन जो है ऊन को बनाते थे इसी स्पिंडल से, धुरी से ये लोग ऊन बनाते, रस्सी बनाते थे। ये सब उनका व्यवसाय हुआ करता था। और फैशन के मामले में भी ये लोग बिल्कुल पीछे नहीं थे। ये लोग लिपस्टिक लगाते थे, आँखों में आईलाइनर लगाते थे और साथ में अलग अलग प्रकार के हेयर स्टाइल भी बनाते थे। वे सोना, तांबा जैसे धातुओं और अनेक प्रकार के रत्नों का आयात भी करते थे। अब हम आ रहे हैं आर्थिक जीवन उनके आर्थिक जीवन पर। ये लोग आर्थिक रूप से बहुत संपन्न थे क्योंकि कृषि का स्तर अतुल्य था। साथ ही इनका व्यापार, पशुपालन, यातायात एवं लघु उद्योग में भी माहिर थे। अब मैं धार्मिक जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ। वे जो है प्रकृति के उपासक थे। प्रकृति के उपासक थे मतलब वे लोग प्रकृति के सारी वस्तुओं को पूजा करते थे, है ना। जैसे वृक्ष पूजा करते थे, सूर्य पूजा करते थे, जल पूजा करते थे और पशु का पूजा करते थे, सर्पों को पूजा करते थे, अग्नि पूजा करते थे एवं शिव भगवान का भी पूजा करते थे। यहाँ पर मृतकों का संस्कार होता था क्योंकि ऐसे भी खुदाई में ऐसे अवशेष मिले जिसमें मृतक को पूरे ज्वेलरी के साथ दफनाया गया। ठीक है। अब हम लोग ज्ञान विज्ञान के बारे में बोलने जा रही हूँ। इन्हें ज्ञान विज्ञान मतलब उनको कितना नॉलेज है और विज्ञान उनके लिए उस टाइम विज्ञान कौन सा स्तर पर था, है ना। इन्हें विज्ञान का ज्ञान था, लिपि का ज्ञान था। सबूत के तौर पर लिखा हुआ लिपि भी पाया गया है, परंतु आज तक उसे पढ़ा ना जा सका क्योंकि यह लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। विज्ञान एवं तकनीकी में हम यह देख सकते हैं उनके मेजरमेंट के साथ पूरा शहर का निर्माण एवं ग्रेट पाथ मतलब स्नानागृह, जो वहाँ पर स्नान करने के लिए जो लोग टंकी, बड़ा सी एक टंकी बनाता है, वो भी एक सिस्टमेटिक वे में बना हुआ था क्योंकि चारों ओर वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी और कमरे हुआ करते थे, है ना। तो ये हर चीज़ उन लोग प्लान्ड वे में और सिस्टमेटिक वे में और मेजरमेंट के साथ बनाते थे। ठीक है। अब मैं जा रही हूँ सिंधु सभ्यता की कला के बारे में डिस्कस करने। उसमें से फर्स्ट पॉइंट है मिट्टी का घड़ा बनाना। ये लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाया करते थे, सादा मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और डेकोरेटेड भी बनाते थे। सादा मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और साथ में डेकोरेशन भी करते थे मिट्टी के बर्तन में। और उन लोग ज़्यादातर डार्क कलर्स जैसे ब्लैक कलर, रेड कलर, वाइट कलर यूज़ करते थे, है ना। और उनका मेन जो कलर था रेड और ब्लैक ही है। और इनमें जो डिज़ाइन बनाते थे ज्यामिति मीन्स ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन,
आपने वर्ली आर्ट देखा होगा, उसमें कौन सा डिज़ाइन रहता है, ट्रायंगुलर रहता है, सर्कल रहता है। तो ये जो डिज़ाइन है वे लोग ज़्यादा यूज़ करते थे। ठीक है, अब है चित्रांकन। चित्रांकन का बहुत ज़्यादा एविडेंस हमको नहीं मिला, फिर भी उनकी जो वहाँ से जो खुदाई में प्राप्त हुए मोहर और जो पशुओं का जो चित्र, उससे पता चलता था कि कुछ चित्र मिला है, बहुत ज़्यादा चित्र एविडेंस हमको नहीं मिला है ना। पशु का चित्र मिला है, मोहरों का चित्र मिला है, तो और बर्तनों में भी असंख्य अलंकरण हुआ करता था, चित्र बनाते थे वो लोग। तो उससे पता चला है कि वो लोग चित्रांकन में भी माहिर थे। उसका जो प्रमुख टॉपिक हुआ करता था उनका मछुआ और शिकारी द्वारा मृग का शिकार करना, फूल पत्ती, ज्यामिति चित्र जैसे वर्ली आर्ट जैसे मैंने कहा था वर्ली आर्ट, तो ये सारा उनका चित्रांकन का टॉपिक हुआ करता था। ठीक है, अब नेक्स्ट है मूर्ति शिल्प। मूर्ति लोग बहुत बनाते, ब्रॉन्ज का मूर्ति और मिट्टी का मूर्ति, ये सारे लोग बहुत बनाते थे। जैसे मैंने कहा कि चित्रांकन का बहुत ज़्यादा एविडेंस हमको नहीं मिला, पर मूर्तियों का बहुत एविडेंस मिला। यह लोग पकी हुई मिट्टी से बहुत शिल्प बनाया करते थे, पकी हुई मिट्टी से, क्योंकि वो मजबूत हुआ करता था, इसलिए पकी हुई मिट्टी को क्या बोलते हैं वो लोग, टेराकोटा। पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा शिल्प बनाते थे, जैसे पक्षी, पशु, सीटी, गुड़िया आदि। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट शिल्प था मदर गॉडेस का, जिस पर बहुत डिस्कशन भी हुआ है। इसी के साथ खुदाई में प्राप्त हुआ दाढ़ी वाला योगी, ताम्र की बनी नर्तकी की मूर्ति, प्रफुल्लित एवं भयानक मुख वाली नर्तकियों का भी मूर्तियां हमें प्राप्त हुआ है खुदाई में। अब अगला पॉइंट है वास्तु एवं नगर विन्यास कला। हड़प्पा का मुख्य राजमार्ग लगभग 33 फीट चौड़ा था। परिवहन मार्ग व गलियों समकोण पर एक दूसरे से मिलती थी, और जो स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला पक्की ईंटों का बना था। दोनों सिरों पर तल तक जाने की सीढ़ियां लगी थी। दोनों तरफ तल तक जाने की सीढ़ियां बनी हुई थी। ऐसा माना जाता था कि यह विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना है। अनाज रखने का कोठार भी पाया गया। मोहनजोदड़ो में, जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। अब हम आ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस तरह हुआ। इस पर भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तब भी मैं बताना चाहूँगी कि जो शुरुआती इतिहासकार थे, इतिहासकारों का पहला वर्ग जिसका प्रतिनिधित्व किया था S.R. राव और मैके के अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन का कारण बाढ़ था। इनका कहना है कि सिंधु सभ्यता के सभी प्रमुख नगर नदियों के किनारे बसा हुआ था, एवं नदियों में नगर की सुरक्षा के लिए मजबूत बांधों का निर्माण किया गया था। तो हो सकता है कि कभी बारिश बहुत ज़्यादा हुई होगी और ये बांध टूट गया होगा, और इस कारण से पूरा शहर डूब गया होगा। इनका जो पहला इतिहासकारों का है जो ना मानना ये था कि शहर में बहुत बारिश हुआ होगा और बाढ़ के कारण शहर पूरा डूब गया होगा करके। दूसरा वर्ग उनका है गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार, जो है उनका कहना है कि आर्य आक्रमणकारियों ने इस सभ्यता को नष्ट किया है। मीन्स आर्य आक्रमणकारी आके इस जो बसाए हुए शहर को नष्ट किया है करके। और कुछ का कहना है कि संक्रामक बीमारियों के कारण सभ्यता का नष्ट, ये जो बना हुआ सभ्यता है जो वो नष्ट हुआ होगा। और कुछ का कहना है कि भीषण अग्निकांड भी हुआ होगा। तो जो एक्चुअल कारण अभी तक हमको पता नहीं चला। अलग अलग जो शोधकर्ता हैं और रिसर्चर हैं उन लोगों के द्वारा
ये सब निकाला गया कि बाढ़ आया होगा, हो सकता है कि अग्नि के कारण नष्ट हुआ होगा, और उसका प्रॉपर एविडेंस हमारे पास हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। सो ये यहाँ पर मैं कंप्लीट कर रही हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।